वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर हमने ये टॉपिक पढ़ा, ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा, थोड़ा सा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स पढ़े, उसके यूजेस पढ़े, वो क्या क्या हमें बेनिफिट्स देते हैं। उसके बाद हमने बीटी कॉटन पढ़ा और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का टॉपिक है, आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। सेवरल नेमेटोड्स पैरासाइट अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। इसमें बोला है कि बहुत सारे नेमेटोड्स जो होते हैं वो पैरासाइट होते हैं, एज अ पैरासाइट रहते हैं वो वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स में, इंक्लूडिंग उसमें ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग्स में भी वो एज अ पैरासाइट्स रह सकते हैं। अ नेमेटोड्स मेलोडिगन इकोग्नेशिया इफेक्ट्स द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स। जो एक ये नेमेटोड है वो किसको इन्फेक्ट करता है? रूट टोबैको प्लांट्स के रूट्स को इन्फेक्ट करता है एंड कॉज अ ग्रेट रिडक्शन इन ईल्ड, और उसकी जो ईल्ड होती है उसमें बहुत बड़ी रिडक्शन ले आता है। A novel strategy was adopted to prevent this infestation, which was based on the process of RNA interference. बोला जो नोबल स्ट्रेटजी है जिसको हम अडॉप्ट करते हैं ताकि हम जो ये ईल्ड है, जो ये हम इन्फेक्शन है उसको रोक सकें, और उस प्रोसेस का नाम है RNA इंटरफेरेंस। आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे। और ये हमने जो हमारी फर्स्ट इसी यूनिट की फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा है RNA इंटरफेरेंस क्या होता है। RNA interference takes place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense. ये जो RNA interference है ये एक cellular defense का method है सभी eukaryotic organisms में। This method involves silencing of a specific mRNA due to a complementary double-stranded RNA molecule that binds to and prevent translation of the mRNA silencing. बोला है कि इस मेथड में होता क्या है, हमने पढ़ा है जैसे पहले भी कि इस मेथड में एमआरएनए स्पेसिफिक, किसी भी स्पेसिफिक एमआरएनए की साइलेंसिंग, मतलब कि उसकी ट्रांसलेशन नहीं होने देती है। और वो कैसे नहीं होती है? क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है वो उस एमआरएनए के साथ जिस स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंसिंग करनी होती है उसके साथ बाइंड कर देता है और उसे प्रिवेंट करता है, रोक देता है ट्रांसलेशन होने से। The source of this complementary RNA could be from an infection by viruses having RNA genome or mobile genetic element. और जो इस complementary RNA का जो कि बाइंड करता है स्पेसिफिक mRNA के साथ, सोर्स क्या है? ये किसी भी इन्फेक्शियस सेल से ले सकते हैं जहाँ पे वायरस ने अपना RNA जीनोम जो होता है वहाँ पे एंटर किया हो, वहाँ से हम ले सकते हैं, या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जिसको हम ट्रांसपोजन्स बोलते हैं, वहाँ से इसका हम सोर्स या इसको हम ले सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए को। डेट रेप्लिकेट वाई एन आरएनए इंटरमीडिएट, और ये रेप्लिकेट कैसे करते हैं? आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर नेमेटोड स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट। बोला है कि एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स की यूज करके इसके थ्रू हम नेमेटोड स्पेसिफिक जीन को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, डाल सकते हैं होस्ट प्लांट के अंदर, जिसमें नेमेटोड जो है वो अटैक करता है या एज अ पैरासाइट रहता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। जो ये डीएनए होता है वो क्या करता है? वो बोथ सेंस और एंटीसेंस आरएनए बोथ बनाता है इन द होस्ट सेल। और ये जो दोनों ही आरएनएज होते हैं, दीज टू आरएनएज बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और ये दोनों ही आरएनएज जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, और ये फॉर्म करते हैं एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए दैट इनिशिएट्स। और ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है ये क्या करता है? आरएनए इंटरफेरेंस करता है, जिससे क्या होता है? साइलेंस द स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ द नेमेटोड, जिससे कि नेमेटोड की जो स्पेसिफिक एमआरएनए होता है जिसे हमने साइलेंसिंग करनी होती है, जिसकी हमने ट्रांसलेशन रोकनी होती है, वो स्टॉप हो जाती है। The consequences was that the parasite could not survive in the transgenic host expressing specific interfering RNA. इसका रिजल्ट क्या होता है? जो पैरासाइट होता है वो ट्रांसजेनिक होस्ट में, पैरासाइट जो होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, क्योंकि जो होस्ट होता है उसने एक्सप्रेस किया होता है स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग आरएनए, जो कि नेमेटोड की एमआरएनए को साइलेंस कर देता है, उसकी ट्रांसलेशन को रोक देता है। द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इनटू
प्रोटेक्ट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट, जिससे क्या होता है जो ट्रांसजेनिक प्लांट है वो प्रोटेक्ट हो जाता है पैरासाइट से। अब है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस का क्या क्या एप्लीकेशंस है। द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेसेस हैव मेड इमेंस impact in the area of healthcare by enabling mass production of safe and more effective थेरेप्यूटिक ड्रग्स। कि मतलब जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है इस प्रोसेस से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है किस एरिया में, मेनली किस एरिया में, हेल्थ केयर में, मतलब ह्यूमंस की हेल्थ केयर में ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है इस रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस का। इससे हुआ क्या है, इसने एनेबल किया है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो कि सेफ भी है और इफेक्टिव भी है। थेरेप्यूटिक ड्रग्स की ज़्यादा प्रोडक्शन को इसने एनेबल किया है। The recombinant therapeutics do not induce unwanted immunological responses, मतलब जो ये recombinant therapeutics जो बनते हैं ये नहीं करते हैं, कुछ भी ऐसा इंड्यूस नहीं करते हैं अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, जो कि नहीं चाहिए हमारी बॉडी में इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, उनको ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एज इन कॉमन इन केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स, जो कि कॉमन थे जब ये प्रोडक्ट्स जो थे वो आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, जब इन थेरेप्यूटिक ड्रग्स को हम नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज से आइसोलेट करते थे तो ये जो रिस्पॉन्सेज थे ये कॉमन थे। बट जब हम रिकम्बिनेंट थेरेप्यूटिक ड्रग्स को यूज कर रहे हैं तो ये अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जो है ये इनको इंड्यूस नहीं करता है। At present, about 30 recombinant therapeutic have been approved for human use the world over. कम से कम बोला कि 30 recombinant therapeutic जो हैं वो approved हो चुके हैं humans के लिए ओवरऑल वर्ल्ड में। इन इंडिया 12 ऑफ दीज आर प्रेजेंटली बीइंग मार्केटेड, और जो इंडिया में 12 जो हैं वो अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, प्रेजेंटली उनकी मार्केट में मार्केटिंग हो रही है। आगे इसमें है मेडिसिन में ही आगे टॉपिक है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो बोला है द मैनेजमेंट ऑफ अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज इज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल। बोला कि जो अडल्ट में डायबिटीज होता है उसको हम मैनेज कैसे करते हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे इंसुलिन को लेना पड़ता है। व्हाट वुड अ डायबिटिक पेशेंट डू इफ इनफ ह्यूमन इंसुलिन वॉज नॉट अवेलेबल। बोला कि डायबिटिक पेशेंट्स क्या करेंगे अगर इनफ ह्यूमन इंसुलिन जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। इफ यू डिस्कस दिस यू वुड सून रियलाइज दैट वन वुड हैव टू आइसोलेट एंड यूज इंसुलिन फ्रॉम अदर एनिमल्स। अगर आप डिस्कस करते हो तो आपको जल्दी ही पता लगेगा कि ये जो इंसुलिन है वो आइसोलेट और यूज कहाँ से होती है, फ्रॉम द अदर एनिमल्स। उसको हम आइसोलेट करते हैं और फिर यूज करते हैं। Would the insulin isolated from other animals be just as effective as that secreted by the human body? बोला ये जो इंसुलिन दूसरे एनिमल से आइसोलेट की जा रही है क्या ये उतनी इफेक्टिव है जितनी हमारी बॉडी में सेल्फ जो प्रोड्यूस करता है उसके बराबर इफेक्टिव है। एंड वुड इट नॉट एलिसिट एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द ह्यूमन बॉडी, और क्या ये ह्यूमन बॉडी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है। Now imagine if bacterium were available that could make human insulin. बोला कि अब इमेजिन करिए कोई बैक्टीरिया है जो कि ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहा है, जो मतलब अवेलेबल है, जो कि ह्यूमन इंसुलिन बना सकता है। सडनली द होल प्रोसेस बिकम सो सिंपल। इससे क्या होगा, पूरा ही प्रोसेस जो होगा इंसुलिन प्रोडक्शन का वो सिंपल हो जाएगा। यू कैन इजिली ग्रो अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरिया एंड मेक अ मच इंसुलिन एज यू नीड। क्योंकि हमें पता है कि हम बैक्टीरिया को लार्ज क्वांटिटी में ग्रो कर सकते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर, और हम इंसुलिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं जितना हमें चाहिए। Think about whether insulin can be orally administered to diabetic people or not. बोला कि ये सोचिए इंसुलिन को क्या आप ओरली मतलब माउथ के थ्रू आप ले सकते हैं, और जो डायबिटिक पेशेंट्स है वो माउथ के थ्रू ले सकते हैं या नहीं, और नहीं तो क्यों। Insulin used for diabetes was earlier extracted from pancreas of slaughtered cattle and pig. बोला जो इंसुलिन है डायबिटीज पेशेंट्स के लिए जो इंसुलिन यूज की जाती है वो पहले एक्सट्रैक्ट की जाती थी पेनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल्स एंड पिग्स, मतलब जो जिनकी डेथ के बाद स्किन निकाली जाती है उन कैटल्स और पिग्स के पेनक्रियाज से इस इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता था। इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल
source though caused some patient to develop allergy or other type of reactions to the foreign प्रोटीन। बोला ये जो इंसुलिन है जो कि अदर एनिमल्स, जो कि एनिमल सोर्स था जिसको एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, ये कुछ पेशेंट्स में एलर्जी कॉज करती थी क्योंकि कुछ अदर टाइप ऑफ रिएक्शंस होते थे इस फॉरेन प्रोटीन के लिए। इंसुलिन इज अ प्रोटीन, तो इससे कुछ रिएक्शंस होते थे, कुछ एलर्जी प्रोड्यूस होती थी कुछ पेशेंट्स में। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ सम शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन। बोला ये जो इंसुलिन है ये दो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है, चेन ए एंड चेन बी, और जो कि लिंक्ड है होते हैं आपस में, लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो इंसुलिन है, ये दो चेन से बना हुआ है, चेन ए एंड चेन बी, और ये जो दोनों चेन है वो लिंक होते हैं आपस में डाइसल्फाइड ब्रिजेस से, जो कि हमें साइड में फिगर में दिखाया हुआ है 12.3 में। देखिए आप प्रो इंसुलिन देख रहे हैं आप, तो इसमें चेन ए भी है, चेन बी है, और उनके बीच में एक सी पेप्टाइड की चेन है। इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, बोला मैमल्स में ह्यूमंस भी, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन। जो इंसुलिन है वो एज अ प्रो हार्मोन सिंथेसाइज्ड होता है, लाइक अ प्रो एंजाइम, जैसे कि प्रो एंजाइम की तरह वो प्रो हार्मोन प्रोड्यूस होता है। द प्रो हार्मोन ऑल्सो नीड टू बी प्रोसेस्ड, और इस प्रो हार्मोन को कुछ इसकी प्रोसेसिंग करनी होती है, इसको कुछ प्रोसेसिंग की जरूरत होती है बिफोर इट बिकम्स अ फुली मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। बिल्कुल फंक्शनल हार्मोन और फुली मैच्योर और फंक्शनल हार्मोन बनने से पहले इसमें कुछ प्रोसेसिंग की जरूरत होती है, विच कंटेन्स एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड अ सी पेप्टाइड, जिसमें कि जो सी पेप्टाइड होता है उसका एक्स्ट्रा स्ट्रेच, उसको जो कटिंग होती है उसको सेपरेट आउट करने का प्रोसेस होता है। दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, क्योंकि जो ये इंसुलिन होता है, मैच्योर इंसुलिन होता है, उसमें ये सी पेप्टाइड नहीं होता है, लेकिन ये जो प्रो इंसुलिन होता है इसमें सी पेप्टाइड आप देख रहे हैं साइड में, ब्लू कलर में चेन ए है और ग्रीन कलर में चेन बी है। ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड है, और इन दोनों के बीच में जो कुछ गैप है वो आपस में कैसे ये जुड़े हुए हैं, सी पेप्टाइड के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो जब इनकी ये एज अ प्रो इंसुलिन है और जब इसने मैच्योर इंसुलिन बनना होता है तो ये जो सी पेप्टाइड है ये सेपरेट आउट हो जाता है, और जो पेप्टाइड ए और बी है, जो चेन ए और बी है, इन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो होते हैं वो जनरेट होते हैं। दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन एंड इज रिमूव ड्यूरिंग द मैच्योरेशन इनटू द इंसुलिन। द मेन चैलेंज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग rDNA टेक्निक वॉज गेटिंग इंसुलिन assembled into a mature form। बोला कि मेन चैलेंज क्या है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का इंसुलिन प्रोडक्शन में, कि ये जो मैच्योर आरएनए बनता है उसमें जो इंसुलिन की असेंबलिंग होनी होती है, जो चेन ए और बी की असेंबलिंग होनी होती है, उसमें थोड़ी सी चैलेंजिंग प्रॉब्लम आती है। इन 1983 एली लिली, इंपॉर्टेंट है ये, एली लिली ने, जो एक अमेरिकन कंपनी है, प्रिपेयर टू डीएनए सीक्वेंसेस, उन्होंने दो डीएनए सीक्वेंसेस बनाए, अलग अलग सीक्वेंसेस बनाए कॉरस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन बनाए एंड इंट्रोड्यूस्ड देम इन प्लास्मिड्स ऑफ ई कोलाई, और उन्होंने इन दोनों चेन्स को ई कोलाई के प्लास्मिड्स में इंट्रोड्यूस करा दिया टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन्स, जिससे कि इंसुलिन चेन्स जो है वो प्रोड्यूस हो। चेन ए एंड बी वर प्रोड्यूस्ड सेपरेटली, जिससे क्या हुआ, चेन ए और बी जो है वो सेपरेट प्रोड्यूस हुए, इनको एक्सट्रैक्ट किया गया एंड कंबाइंड किया गया बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन, और इनको अलग अलग एक्सट्रैक्ट करके ही डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में बॉन्ड कर दिया गया और ह्यूमन इंसुलिन बना दिया गया।